हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। मानदेय की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया प्रदर्शन, जोरदार नारेबाजी कर जताया विरोध। PhD कार्यालय का किया घेराव। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमनप्रिय सिलकड़ा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों से करवाया अवगत। NCC 22 झारखंड बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरमीत सिंह ने गिरिडीह कॉलेज का किया दौरा, कैडेट को किया मोटिवेट। रेट कम नहीं करने पर युवकों ने नींबू विक्रेता की कर दी पिटाई। भुक्तभोगी ने नगर थाना में दिया आवेदन, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। मानदेय नहीं मिलने के विरोध में सोमवार को जल सहियाओं ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कार्यालय 1 और 2 का घेराव किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए जल सहियाओं ने मानदेय दिए जाने की मांग की। कार्यालय घेराव में पहुंची जल सहियाओं ने कहा कि लंबे आंदोलन और संघर्ष के बाद सरकार के द्वारा पैसा रिलीज किया गया। अब यह पैसा ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ढुलमुल रवैये के कारण उनका मानदेय लटका हुआ है। बताया कि जब वे लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करना चाहते थे तो वे लोग कुछ बात नहीं करते हैं। सहियाओं का कहना है कि पूरे जिले में 2900 जल सहिया हैं, जिसमें किसी का 37 महीने का तो किसी का 28 महीने का मानदेय मिलना है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 में 60 जल सहियाओं को 29,000 रुपए करके मानदेय मिला गया, लेकिन अन्य को अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। जल सहियाओं ने आरोप लगाया है कि प्रमंडल 2 की कुछ जल सहियाओं को यहाँ 29,000 रुपए दिए गए हैं, वहीं प्रमंडल 1 के जल सहियाओं को 24,000 देने की बात कही जा रही है। ऐसे में एक ही जिले में 2 जैसा क्यों? आरोप लगाया गया कि 5,000 रुपया आखिर क्यों काटा जाएगा। आंदोलन की अगुवाई कर रही जल सहियाओं ने कहा कि अगर उन्हें अभी मानदेय नहीं मिलता है तो मार्च क्लोजिंग के बाद ट्रेजरी से पैसा वापस चला जाएगा। ऐसे में उनका यह शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब रोजाना मानदेय की मांग को लेकर वे सभी आंदोलन करेंगे। लोग PhD 1 एवं PhD 2 में बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं अपना हक और अधिकार लेने के लिए, क्योंकि आज पैसा आने में 2 महीना दिन बीत गया। आज तक PhD 1 से एक भी जल सहिया का पैसा रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग खाली पीट के पैसा मंगवाए राज्य से, फिर भी जिला में आने के बाद 2 महीना बीत गया। आज तक हम लोग के अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया। PhD 2 में 29,000 करके 60 जल सहिया का पेमेंट किया गया, जो कि PhD 1 में 24,000 देने की बात चल रही है। एक ही जिला में 2 नियम लागू किया जा रहा है। यहाँ के स्कूटी सर से जब जब हम लोग मिलने आते हैं, ना वो कभी मिलते हैं, ना फोन से बात करते हैं और ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ का अफसर लोग भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो एक दूसरे पर आरोपारोपण फेंकते हैं कि हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो ये कौन बात बता सकते हैं कि हम लोग का मानदेय या पेमेंट कब तक दिया जाएगा? आज हम लोग PhD 1 PhD 2 में सारी जल सहिया एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा हम लोगों के साथ धोखेबाजी हो रही है।
आज जब जिस समय हम लोगों का एसबीएम को प्रोत्साहन राशि था, उस समय आईसी फंड से दिए जाने का बात था, लेकिन उसमें बहुत सारा का भत्ता वगैरह डाल दिया गया था। इन लोगों सब हड़प नारायण कर गए, यात्रा भत्ता वगैरह में निकाल कर हम लोगों को पैसा नहीं दिए। इन्होंने कहा कि आपका जिला में आपका पैसा नहीं है, राज्य जब भेजेगा आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए लगातार हम लोगों ने 4 वर्षों से क्या कहते हैं प्रदर्शन राज्य तक किए हैं, तब जाके ये पैसा हमारे पास आया है। और ये पैसा आए हुए जिला में 2 मंथ गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन लोग पैसा रिलीज करने का मतलब नहीं समझ रहे हैं। किसी को 28 महीना का पैसा, किसी को 29 महीना का, जिसका जैसा बकाया है उस तरह से, लेकिन कुल मिला के 37 महीना का पैसा है। उसमें से 29 हम लोगों को मिलना था, लेकिन 29 क्या 1 रुपया भी नहीं आया है। और देखिए एक जिला में दोनों प्रमंडल में अलग अलग रूल है। कुछ समय पहले जब फेज 2 का काम चल रहा था, उस समय प्रमंडल 2 में 10,000 रुपए करके 100 फीट का दिया गया और यहाँ पे 7,000 रुपए दिया गया। जब इस बात को भी लेके हम लोग बार बार यहाँ पे आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं। क्या ये PhD 1 तानाशाह हो गई है या पूरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद अकेले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है? जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सोमवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता समेत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। बैठक में उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से हो सके, इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दिशा निर्देश का पालन करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम चुनाव प्रचार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राशि ही खर्च कर सकता है। व्यय लेखा का संधारण प्रत्येक अभ्यर्थी को कराना होगा और उन्हें समय समय पर जिला द्वारा निर्धारित तिथि को अपने व्यय लेखा की जांच करानी होती है। वे अनिवार्य रूप से अपने व्यय लेखा की जांच निर्धारित तिथि में कराना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए बुकलेट तैयार की है। इसमें हर प्रकार के नियमों के साथ आवश्यक जानकारी दी गई है, जिसका अध्ययन अवश्य करें। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कर निष्पक्ष मतदान करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। लोकसभा आम निर्वाचन एवं कांडे उपचुनाव के मद्देनज़र आज हम लोगों ने सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों, सभी EROs जो हैं और AEROs के साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बैठक रखा और उनसे संबंधित जितने भी निर्देश हैं भारत निर्वाचन आयोग के, वो उनके साथ में साझा किए। बैठक के बाद राजनीतिक दल से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी कहा कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए चुनाव के दौरान प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। लोकसभा चुनाव पर और गांडे विधानसभा के उपचुनाव पर गिरिडीह जिला स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया। क्या करना है राजनीतिक दलों को, क्या करना है प्रशासनिक अधिकारियों को, कैसे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसमें एक दूसरे से जानकारी दी गई और लोगों के विचार भी सुने गए। और गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरीके से, पूरे सभी राजनीतिक दल के लोग स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए सहयोग करने के लिए तत्पर है। आज गिरिडीह जिला उपायुक्त के द्वारा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जितने भी जो बातें जो उपायुक्त महोदय के द्वारा या जो चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन आया हम लोगों के बीच में, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो भी किया जो भी आया है। और हम लोग फुल्ली अपनी हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी पूरी तैयारी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भी हम लोगों ने आपस में ये भी लिया हुआ है कि हम लोग चुनाव में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और प्रशासन से भी हम लोग आशा रखते हैं कि वो मतदाताओं के प्रति अपनी जो संवेदना उस पर भी अपना वो ध्यान रखने का काम करें। बैठक में SP दीपक कुमार शर्मा समेत सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं सभी ERO मौजूद थे।
एनसीसी 22 झारखंड बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरमीत सिंह सोमवार गिरिडीह कॉलेज पहुंचे। मौके पर कॉलेज के एनसीसी कैडेट के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं एनसीसी की केयरटेकर ऑफिसर प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बुके एवं शॉल देकर कमांडेंट ऑफिसर को सम्मानित किया। कमांडिंग ऑफिसर के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों एनसीसी कैडेट शामिल रहे। मौके पर कैडेट्स को मोटिवेट करते हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरमीत सिंह ने कहा कि गिरिडीह कॉलेज के कैडेट्स हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कहा कि एनसीसी से न सिर्फ देश सेवा बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इससे नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है और नौकरी में एनसीसी सर्टिफिकेट वाले छात्र छात्राओं को पॉइंट मिलता है। वहीं एनसीसी की केयरटेकर ऑफिसर प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कमांडिंग ऑफिसर को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहली बार गिरिडीह कॉलेज में छात्राओं का नामांकन एनसीसी में हुआ है। अब लड़कियां भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जय हिंद सभी को। आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एनसीसी के कमांडेंट ऑफिसर 22 बटालियन हजारीबाग से आए हुए थे और आज गिरिडीह कॉलेज और यहाँ के जो CCL DAV स्कूल है, ये दोनों जगह उनका निरीक्षण था कि कैसे और हम लोग बेहतर तरीके से एनसीसी को चला सकते हैं, क्या क्या उसमें और डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसको लेकर आज हमारे बीच आए हुए थे और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पहली बार हमारे गिरिडीह कॉलेज में बच्चियों का भी इनरोलमेंट हुआ है। जो हमारे कमांडेंट ऑफिसर हरमीत सिंह जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत अच्छा रहा। बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जो हमारे कैडेट्स थे उन दोनों को उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सारे कैडेट्स को, गिरिडीह कॉलेज के जो एनसीसी कैडेट्स हैं जिन्होंने समय के साथ अपना हर कार्यक्रम को अच्छे से पूरा किया है और बहुत अच्छा रहा उनका जो विजिट करने का जो भी एक एम लेकर आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा।
और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को, उन कैडेट्स को जो भी उनका रिक्वायरमेंट हो और आगे बढ़ने के लिए उनको जो जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराएं। बहुत अच्छा रहा आज का दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। मौके पर गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश यादव, प्रोफेसर रश्मि कुमारी, एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार, सचिन कुमार आदि उपस्थित हैं। एक नींबू का रेट कम नहीं करना एक दुकानदार को इतना महंगा पड़ा कि वह अस्पताल पहुंच गया। मामला नगर थाना इलाके का है। घटना के संबंध में भुक्तभोगी फुटकर विक्रेता ने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करते हुए न्याय की मांग की है। इस बाबत चोटिल नगर थाना इलाके के स्टेशन रोड निवासी गुलाम मुस्तफा कुरैशी ने बताया कि वह बड़ा चौक जैन मंदिर के पास रोजाना ठेले पर नींबू बेचता है। शुक्रवार को भी वह ठेले पर नींबू बेच रहा था। इस दौरान संजर इमाम उर्फ डब्लू, मोहम्मद फिरदौस, मोहम्मद इमरान उसके ठेले के पास पहुंचे और नींबू की खरीदारी को लेकर मौल मौलाई करने लगे। इस दौरान उसने जब मौलाई करने से मना किया तो पहले तो तू में शुरू की, इसके बाद उसके साथ मारपीट की। अपने साथ हुए घटना को लेकर उसने नगर थाना में लिखित आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद पुलिस ने मारपीट स्थल की जानकारी को लेकर उसे कॉल किया, जिसके बाद वह जा रहा था। इसी दौरान बुलाकी रोड कलकतिया गली के पास फिर उन लोगों ने घेर कर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। मारपीट में उसका हाथ का हड्डी फ्रैक्चर हो गया। बताया कि उसने शहर के बजरंग चौक के करीब स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में जाकर इलाज और टूटे हड्डी का प्लास्टर करवाया। कहा कि इस संबंध में उसने दोबारा पुलिस को आवेदन दिया, कॉल पर जानकारी भी दी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया कि अब मारपीट करने वाले लोग लगातार उसे केस उठा ले वरना जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पंद्रह 3/2024 के दिन मैं अपने दुकान पर बैठा हुआ था और हमारे कुछ अगल बगल मोहल्ले के लोग ख़रीदारी करने के लिए आए और हमारे दुकान में मैं एक नींबू का विक्रेता हूं और नींबू खरीदने के लिए आए और वहां पर जो है हमारे साथ में मर मुलाई करने लगे, जिसके दरमियान इस महंगाई में हमने उसको बोला कि नींबू मैं नहीं दूंगा, तो उसने हमें जो है अटपट बोलने लगा। बोलते बोलते तू मैं होते होते उसने हमें हाथ चला दिया और हाथ चलाने के बाद उसने पटरा से मारा। फिर मैंने गुस्से के हालत में जाकर आपको जगह नगर थाना में एक आवेदन दिया। नगर थाना में आवेदन देने के बाद मैं आपको घर लौट रहा था। उसी दरमियान में पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा आपको फ़ोन आया, तो हम दौड़ते हुए बुलाकी रोड होते हुए जा रहे थे, तो ठीक कलकतिया गली के पास वो लोग तीनों घात बनाकर हमें हमला किया और मेरे हाथ में को दरारें आ गई है, हड्डियाँ टूट गई है और मैं ज़्यादा मारपीट की वजह से मैं जो है ज़्यादा सीरियस हो गया। तो आपको सुबह में जाकर मैं वहाँ पर आयुष्मान भारत के द्वारा एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद वहाँ पर जो है हमें 1-1.5 दिन रखा गया और उसके बाद जो है हमारा प्लास्टर हुआ। प्लास्टर होने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने घर पर आया। काफ़ी मैं फीवर था, बुखार था, बदन हाथ में मेरी काफ़ी दर्द था, मैं कहीं चलने का लायक नहीं था और वो लोग जो है हमें जिस दरमियान वो मारा हमें, तो काफ़ी हमें दर्द हुई और वो लोग धमकी दे के गए अगर केस वापस नहीं करेंगे तो हम उसे जान से मारने का धमकी दे के गए, अगर वापस नहीं लिए तो जान से मार देंगे। और इसलिए मैं जिला प्रशासन और नगर थाना प्रभारी से महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप आवेदन पर एक्शन नहीं लेंगे तो आप हमें पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और साथ में जब गर्जन और वज्रपात के समय में
तेज़ हवा के झोंके, आंधी जैसी भी स्थिति कुछ कुछ जगह में देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश है वो 40.4 मिलीमीटर अडकी, जो कि खूंटी जिला में आता है, वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में रिकॉर्ड किया गया है। मुख्य जो वर्षापात हैं वो अर्की में 40.4, कुर्देग में 16.6, कोलेबीरा में 12.2, मझगांव में 12.2, खरसेमा में 10 मिलीमीटर, पालकोट में 9 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 7 मिलीमीटर मुख्यतः बरसात रिकॉर्ड की गई है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो 18 तारीख में झारखंड में आपको जो झारखंड के दक्षिणी उनसे सटे हुए जो मध्य भाग हैं और थोड़े पश्चिमी भाग, वहाँ पे आपको गर्जन वज्रपात के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और गर्जन वज्रपात के समय जो हवा के झोंका है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकता है, और गस्टिंग में थोड़ा और भी 60 तक भी इसके जाने की संभावना जताई जा रही है। कल में 19 तारीख में बात किया जाए तो 19 तारीख में जो सिस्टम है उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और जो मुख्यतः जो मैंने पहले भी बताया था कि एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो है जो बंगाल की खाड़ी से नमी ला रहा है। साथ साथ में आज की बात की जाए तो एक ट्रफ है जो झारखंड से होता हुआ तटीय आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड कर रहा है 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और 19 तारीख में ये जो सिस्टम है इसका सबसे व्यापक असर देखने को मिलेगा, पूरे झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। और आपको राज्य में कई स्थानों पे गर्जन वज्रपात के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में कुछ एक स्थानों पे भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। अब 20 तारीख में अगर बात की जाए तो पश्चिमी भाग झारखंड के मध्य और दक्षिणी भाग में कुछ कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और 21 तारीख की बात की जाए तो सिस्टम का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा और एक आधी जगह पे आपको दक्षिणी भाग और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है, खास करके बात की जाए तो कोल्हान और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलेगी। 22 से लेकर 24 तक मौसम शुष्क ड्राई रहेगा और उसके लिए कोई भी चेतावनी नहीं है। और मेन चेतावनी की बात की जाए तो 18 तारीख में जो आपको बताया मैंने कि गर्जन वज्रपात के साथ में जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, जब ठंडा क्लाउड बने हैं उस समय जो अधिकतम हवा की गति है 40 से 50 और गस्टिंग में 60 तक भी जाने की संभावना जताई जा रही है। 19 तारीख में जो सिस्टम का व्यापक असर है उस दिन में आपको कुछ कुछ जगहों पे ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। खासकर अगर बात किया जाए तो जिलेवार गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा और लातेहार के कुछ इलाकों में आपको ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी संभावना जताई जा रही है। और जब ठंडा क्लाउड बनेंगे और उस समय जो हवा के झोंके हैं वो आपके कल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकता है और स्क्वाली विंड चलने की संभावना जताई जा रही है। और अगर बात किया जाए तो कुछ जगह पे खासकर जो दक्षिण पश्चिम झारखंड है, सटे हुए जो मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कल के लिए। और 20 तारीख में थोड़ा सा सिस्टम का प्रभाव कम हो जाएगा और जो पश्चिमी मध्य और दक्षिणी भाग है वहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्जन वज्रपात आपको देखने को मिलेगा। 21 तारीख में सिर्फ आपको गर्जन वज्रपात है, हवा का कोई भी चेतावनी नहीं। 22 तारीख से कोई भी ऐसी चेतावनी नहीं जारी की जाती है। मौसम शुष्क और ड्राई रहेगा। तो जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो रहा हो उस समय गर्जन वज्रपात के समय में लोगों को खास ध्यान रखना है, पेड़ों के नीचे नहीं जाना है और जो जर्जर मकान है उस टाइप से या ऊंचे मकान है, छत पे है, उसमें जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए और सुरक्षित स्थानों पे लोगों को शरण लेना चाहिए। हवा के झोंकों के समय में भी लोगों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए और सुरक्षित स्थानों पे आपको शरण लेना चाहिए। और किसान भाइयों से भी है कि ओलावृष्टि की जो संभावना जताई जा रही है उससे थोड़ा सा अपने फसल हैं, सब्जी हैं, ये सब को आप बचाव का उपाय थोड़ा कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आज में और कल में खासकर 19 तारीख में सिस्टम का थोड़ा सा व्यापक झारखंड में इंटेंसिटी देखने को मिलेगा, व्यापक असर देखने को मिलेगा। और 22 तारीख से कोई भी चेतावनी नहीं है। अब 20 से ही थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगा, 21 में और कमी आएगा, 22 से कोई भी चेतावनी नहीं है। धन्यवाद। जिला
समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग स्नेह कश्यप ने सोमवार को स्वीप एक्टिविटी को लेकर अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को सफल बनाने के लिए जिला स्वीप कोषांग के द्वारा वृहद प्रचार प्रसार करने पर चर्चा की गई। साथ ही लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर स्वीप कोषांग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वीप कोर कोषांग के सभी पदाधिकारीगण अपने अपने कार्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। स्वीप कोषांग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में पंजीकरण बढ़ाकर कोई मतदाता न छूटे स्लोगन को चरितार्थ करना है। उन्होंने कहा कि जिला स्वीप प्लान का कार्य मतदाता सूची में पंजीकरण बढ़ाकर मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना, नैतिक एवं गुणवत्तापूर्ण मतदाता सहभागिता सुनिश्चित करना, युवा मतदाताओं विशेषकर 18 से 19 वर्ष का पंजीकरण करना, प्रजातंत्र एवं चुनाव प्रक्रिया पर सतत प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना, निर्वाचक नामावली में दृष्टिगत जेंडर गैप कम करना तथा वंचित वर्गों का पंजीकरण करना, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं का 100% पंजीकरण एवं मतदान प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करना आदि शामिल है। बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ, कार्यक्रम प्रबंधक पिरामिल फाउंडेशन, प्रधान लिपिक स्वीप कोषांग, वरीय लेखा लिपिक स्वीप कोषांग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं।